नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं डेली करंट अफेयर की सीरीज़ के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, 10 जनवरी 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आप सभी को मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल किस नाम से है, तो एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर के नाम से ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल है, ध्यान रखना। और आप मेरे को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में मेरा जो ग्रुप है वो एग्ज़ाम्स नीति के नाम से बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, 10 जनवरी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या उनके फैक्ट सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम हमारी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हाल ही में जनवरी 2023 में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। तो अगर हम बात करें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नाम क्या है, डी वाई चंद्रचूड़ को हाल ही में अगर हम लोग देखें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के ये मुख्य न्यायाधीश हैं और हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑफ द लीगल प्रोफेसर ने भारत और आसपास में कानूनी पेशे में उनके जीवन भर की सेवा का सम्मान करते हुए अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप 2022 देने का फैसला किया है। यह अवार्ड 11 जनवरी 2023 को शाम 7 से 8 बजे दिया जाएगा। यह एक ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस दौरान इसे दिया जाएगा। हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर डेविड विलिकिंस इस कार्यक्रम के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के साथ बातचीत करेंगे। ये जो आपके सामने इमेज दिख रही है, ये डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की है। ये हमारे देश के, ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे अभी कार्यरत हैं। तो कैसा लगा मेरा ये फैक्ट? यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो ये बेसिकली इनको इनके कानूनी पेशे के तौर पर आसपास में जो इन्होंने पूरा जो अपना टाइम कानून के तौर पर दिया गया है, इसी के सम्मान के तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू इस अवार्ड को दिया जा रहा है या इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये एक वर्चुअल मीटिंग होगी, जिस मीटिंग को यहाँ पे कौन लीड करने वाला है, तो ध्यान रखना, हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर डेविड विलिंगसन के द्वारा इसे लीड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, जनवरी 2023 में रहमान राही निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष कश्मीर में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप से सम्मानित किया गया था? तो आप ध्यान रखना, 2007 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही फेमस कवि हैं। इनके अलावा अगर हम लोग बात करें, प्रोफेसर रहे रहमान राही को वर्ष 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ अन्य कई पुरस्कार दिए गए, जैसे कि 1961 में अपने कविता संग्रह नवरोज सबा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था और साल 2000 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा, अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म श्री से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो साहित्य में अगर हम लोग देखें, ये सर्वोच्च सम्मान है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कश्मीर के ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि पहला व्यक्ति, हाल ही में रहमान राही जी का निधन हो गया है, जिन्हें अगर हम बात करें 2007 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो आप ध्यान रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार, या वो पूछ ले 2000 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो 2000 में ध्यान रखना पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1961 वाली क्वेश्चंस नहीं पूछेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ के साथ हम कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करते हैं, तो फैक्ट भी हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। आज की महत्वपूर्ण जानकारी के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जिसे हम लोग कहते हैं द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत ने कौन से स्थान प्राप्त किया है? तो 132। ध्यान रखना, ये 2021 का मानव सूचकांक है, बट ये ध्यान रखना 2022 में रिलीज किया गया है, तो 2022 के आधार पर 132 ध्यान रखना, बट उसमें डेटा क्या होगा? 2021 का होगा। जयंती पटनायक का निधन हो गया है। यह राष्ट्रीय महिला आयोग की महिला अध्यक्ष है। हाल ही में किस राज्य में देश के का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? तो त्रिपुरा में। भारत और किस एक देश के बीच दो मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा? तो भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के मध्य। अगला क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे, जनवरी 2023 में मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में
शपथ लेंगी। तो ध्यान रखना ये पहली सिख महिला न्यायाधीश है और ये कहाँ पे शपथ लेने वाली हैं, तो अमेरिका में। ये भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह से ने हैरिस काउंटी के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो ये अमेरिका में पहली सिख न्यायाधीश बन गई है। सिंह का इनका जन्म जो है और पालन पोषण है वो कहाँ पे, ह्यूस्टन में हुआ था। बट अभी अगर हम लोग बात करें अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ, ये कहाँ पे, ब्लेयर में रहती हैं। इनके पिता की बात की जाए तो ध्यान रखना वो बेसिकली 1970 में ही अमेरिका जाके वहीं पर रह गए थे, बस गए थे। यानी हम कहें तो ये अमेरिकी मूल की भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, क्योंकि इनका जन्म अमेरिका में ही हुआ है। और इन्होंने कई सालों तक, ध्यान रखना, एक एडवोकेट के रूप में भी कार्य किया। और अब जाके अगर हम लोग देखें तो इसे हैरिस काउंटी के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है, या उसके रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, तो कैसी लग रही है मेरी जानकारी? वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसमें अगर हम लोग बात करें, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है, तो यूको बैंक। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है, तो सिक्किम में। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है, दिलीप टर्की। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो साउथ अफ्रीका। अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें तो ये इस तरीके से ब्रिक्स। तो आप ध्यान रखना 2021 का इंडिया ने किया था, 22 का चाइना ने। तो ये 15वां समिट, इसका मतलब क्या है, ये साउथ अफ्रीका करने वाला है 2023 का समिट। 24 का समिट फिर से कौन करेगा, ब्राजील करेगा। तो कैसी ये मेरी जानकारी अच्छी लग रही है आपको, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें आप ये समझने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी को वाराणसी उत्तर प्रदेश के किस शहर में दुनिया का पहला सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये वो क्रूज की फोटो मैंने आपके सामने डाली है और इसका शुभारंभ किया जाएगा, जो कि ध्यान रखना नरेंद्र मोदी जी का ही सांसद क्षेत्र बनारस है। बनारस से इसकी शुरुआत करेंगे, यानी हरी झंडी दिखाएंगे। दुनिया में यह सबसे लंबा नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, नौवन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का मानना है यह भारत के लिए नदी क्रूज पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत करने वाला है। यह लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों को 27 नदियों प्रणालियों के साथ मिलाएगा और यह 32 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। मतलब आप समझना, ये बनारस से चलना स्टार्ट करेगा, डिब्रूगढ़ होता हुआ ये कहाँ तक जाएगा, तो बंगाल में भी कई जगह तक जाएगा। तो ये आप समझना, यहाँ पे अगर हम लोग इन फैक्ट की बात करें तो ये फैक्ट आपको कैसे लग रहे हैं, ये वीडियो कैसी अच्छी लग रही है, तो इसे शेयर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम बात करने वाले हैं, ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को। निम्न में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की शुरुआत की गई, तो अहमदाबाद में। कहाँ पर, तो अहमदाबाद में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने रविवार को अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। G20 थीम, एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित इस महोत्सव में 68 देश और करीब 125 पतंगे उड़ाने वाले हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों के अलावा देश के 14 राज्यों से 65 पतंगबाज और गुजरात के ही केवल 660 पतंगबाज इस समारोह में भाग लेंगे। ठीक है भाई, तो इस समारोह का शुभारंभ किया जा चुका है। अगर हम लोग देखें तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है इसकी शुभारंभ जो है, ये ध्यान रखना ये कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, तो कैसे लग रहे हैं मेरे फैक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण जानकारी है। किस राज्य द्वारा बथुकम्मा, तेलंगाना राज्य द्वारा उत्सव मनाया जाता है और उस उत्सव का नाम क्या है, तो बथुकम्मा। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो प्रयागराज में। ये देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट प्रयागराज, यहाँ पे प्रयागराज में स्थापित किया गया। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना बाल यौन शोषण से। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित रखती है, तो क्रिकेट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम समझने वाले हैं,
हाल ही में किसी ने अपनी नई पुस्तक क्रांतिकारी का विमोचन किया है, जिसके अंतर्गत ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, ये उन क्रांतिकारियों की बात करने वाले हैं जिनके थ्रू हमारे देश को आज़ादी मिली है, और उन्हीं के लिए इन्होंने ये बुक लिखी है। तो संजीवनी सान्याल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम क्या है, टाइटल क्या है, तो इस नई पुस्तक, नई किताब का टाइटल है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसमें अगर हम लोग देखें कुछ नवीन पुस्तकों की बात करेंगे 2022 से संबंधित। अम्बेडकर ए लाइफ ऑफ पुस्तक, ये किसके द्वारा, तो शशि थरूर इसके लेखक है। द कंफ्यूज माइंड स्टोरी, इसके लेखक कौन है, तो साहिल सेठ, जो कि एक IRS ऑफिसर है। द कॉबेट पेपर्स, ये किताब किसने लिखी है, तो ध्यान रखना अक्षय शाह और इसके साथ मिलकर स्टीफन ऑल्टर ने। फॉर डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, डॉक्टर बिमल जलान के द्वारा। फॉर इसमें द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग्स, बॉब डायलन। रजनी के मंत्र, PC बाला सुब्रमण्यम। विल पावर, सोजर्ड मारिजने, पूर्व महिला हॉकी कोच। डिकोडिंग योग सूत्र बाय पतंजलि, यह सिंघानिया और आचार्य कौशल के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसे हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप समझना यहाँ पे नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये भारत की GDP ग्रोथ रेट से संबंधित है। भारत की GDP ग्रोथ रेट से संबंधित है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, या ध्यान रखना इसी का दूसरा नाम क्या है, इकोनॉमी ग्रोथ रेट। इकोनॉमी ग्रोथ रेट, भारत की विकास दर। ठीक है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या जिसे NSO भी कहा जाता है, के अनुसार 2022 और 23 में आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो हाल ही में CSO के द्वारा, CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी बात की जाए तो ये कब हुआ था, 1951 में सेटअप हुआ था। कहाँ पर, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके द्वारा नेशनल इनकम, या ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें भारत की विकास दर, या ऐसी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। हाल ही में अगर हम लोग बात करें तो आप ये समझना CSO का ही नाम चेंज होकर, यानी बदल कर क्या हो चुका है, NSO। यही वो कारण है जिसकी वजह से इसके साथ में आपको NSO लिखा हुआ मिलेगा। NSO की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इन्होंने लिखा है। इसी से संबंधित अगर हम लोग देखें तो जैसे CSO के द्वारा ये विकास दर जारी की जाती है, वैसे ही कुछ अलग अलग अन्य संस्थाएं हैं जिनके द्वारा भी ये विकास दर जारी की जाती है, जिनमें कुछ अहम या मुख्य संस्थाएं, जिसमें एक है आपका विश्व बैंक जिसे हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। और ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2022 और 23 की भारत की जो विकास दर है वो कितना रहने वाली है, तो 6.9%। कितना, तो 6.9% रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की विकास दर कितनी रहनी है, तो 6.8%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की विकास दर कितनी रहने वाली है, तो 6.8। और RBI के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की जो विकास दर है वो कितने प्रतिशत रहने वाली है, तो 6.8%। यानी हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF के द्वारा और RBI के अनुसार भारत की जो विकास दर है वो 6.8 रहने वाली है, बट विश्व बैंक के अनुसार भारत की विकास दर जो है वो कितनी रहने वाली है, 6.9% रहने वाली है। तो अगर हम समझें, ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप सभी के लिए। मेरा आज का क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि भारत में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कौन करता है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, ये आपका आज का क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शंस में। और
कल से हम एक क्वेश्चन भी आपको देने वाले हैं जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी आज की सीरीज। और इस आज की सीरीज में हमने आज यानी 10 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है, और उन सभी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हमने साथ के साथ डिस्कस किया है। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आए। जो मैं लाइव सेशन जो प्रीमियर अपना लेकर आता हूँ उसमें आप ज्वाइन हो सको, आपके पास नोटिफाई हो। इसके अलावा आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम्स नीति के नाम से है। और टेलीग्राम पे आप जैसे ही एग्ज़ाम्स नीति लिखेंगे तो आप समझ जाना कि भैया वो जो ग्रुप आएगा उसका वो ग्रुप क्या होगा, एग्ज़ाम नीति GA के नाम से होगा, GA के नाम से होगा। और वो ग्रुप मेरा ही है, मेरी पिक लगी हुई है उसमें। तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट उसमें ज्वाइन भी हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर ज्वाइन होना उसमें। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर विराम लगाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी करंट अफेयर के साथ हम कल फिर लाइव आने वाले हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कोई सजेशन हो तो सजेशन भी साथ के साथ आप ज़रूर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।